नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के उस सितारे की जिसने गद्य लिखने का अंदाज ही बदल दिया। एक ऐसे लेखक जो किरदारों के दिमाग में उतर गए, उनकी आत्मा तक पहुंच गए और कहानियों को एक बिल्कुल ही नया मतलब दे दिया। चलिए जैनेंद्र कुमार की दुनिया को और करीब से जानते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। बड़ा दिलचस्प सवाल है। हिंदी साहित्य में वो कौन था जिसे भारत का गोरकी कहा गया? सोचिए, ये कितना बड़ा सम्मान रहा होगा जो एक महान लेखक ने दूसरे को दिया। जी हाँ, ये उपाधि जैनेंद्र कुमार को किसी और ने नहीं बल्कि खुद हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने दी थी। प्रेमचंद उनके लिखने की कला और किरदारों के मन को पढ़ने की गहरी समझ से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जैनेंद्र कुमार को भारत का गोरकी कह डाला। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उनकी एक और पहचान थी। साहित्य की दुनिया में उन्हें मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास का जनक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वही थे जिन्होंने हिंदी गद्य को किरदारों के दिमागी गहराइयों से जोड़ा। उस जमाने में जब कहानियां समाज के बारे में होती थीं, जैनेंद्र ने अपनी कलम का रुख इंसान के मन की तरफ मोड़ दिया। तो अब आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर। समझते हैं कि आखिर उन्होंने हिंदी उपन्यास की दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। उनकी कलम ने कहानियों को एक नई मनोवैज्ञानिक राह दिखाई। अब देखिए, उनके उपन्यास अलग क्यों थे? क्योंकि वो समाज से ज्यादा एक व्यक्ति पर, एक इंसान पर फोकस करते थे। उनकी कहानियां किरदारों के मन में जो उथल-पुथल चलती थीं, जो दार्शनिक सवाल उठते थे और खासतौर पर स्त्री पात्रों के मनोविज्ञान के इर्द-गिर्द घूमती थीं। और इस साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई 1929 में उनके पहले उपन्यास परख से। इसी उपन्यास ने हिंदी साहित्य में एक नए दौर का आगाज किया और कहानी कहने के एक बिल्कुल नए तरीके की नींव रखी। लेकिन एक उपन्यास ऐसा आया जिसने साहित्य में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। वो था 1937 में छपा त्यागपत्र। ये रचना एक मील का पत्थर साबित हुई। त्यागपत्र को उनका सबसे मशहूर छोटा उपन्यास माना जाता है। और इसमें खास क्या था? खास ये था कि ये उपन्यास अपनी मुख्य पात्र मृणाल के मन के अंदर की यात्रा का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक किरदार के दिमाग का पूरा दस्तावेज है। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने सुनीता, कल्याणी, सुखदा और मुक्तिबोध जैसे कई और शानदार उपन्यास लिखे। इन सभी रचनाओं के जरिए उन्होंने दशकों तक इस मनोवैज्ञानिक कथा शैली को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन जैनेंद्र कुमार को सिर्फ एक उपन्यासकार कहना मतलब उनकी प्रतिभा के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। सच तो यह है कि उन्होंने गद्य की लगभग हर विधा में कमाल का काम किया। मतलब उनकी कलम सिर्फ उपन्यासों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कहानी, निबंध, अनुवाद, संस्मरण सब कुछ लिखा और हिंदी साहित्य को हर तरह से और अमीर बनाया। कहानियां लिखने में भी उनका कोई जवाब नहीं था। फांसी, वातायन और पाजेब जैसे उनके कहानी संग्रह आज भी उतने ही दमदार लगते हैं। ये कहानियां भी उनके उपन्यासों की तरह ही किरदारों के मन की उलझनों और दार्शनिक सवालों की गहरी पड़ताल करती हैं। वो सिर्फ कहानीकार नहीं, एक बहुत गहरे विचारक भी थे और ये बात उनके निबंधों में साफ दिखती है। जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय और काम, प्रेम और परिवार जैसे विषयों पर लिखे उनके निबंध समाज और इंसानी रिश्तों पर उनकी गहरी सोच को दिखाते हैं। यही नहीं, उन्होंने टॉल्स्टॉय जैसे महान लेखकों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया ताकि ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकें। और तो और ये और वे जैसे संस्मरणों के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे भी लोगों के साथ साझा किए। तो जाहिर है जब काम इतना बड़ा और इतना जरूरी हो तो उसे सराहा तो जाएगा ही, है ना? आइए देखते हैं कि उनके काम को किस तरह से सम्मान मिला और उनका असर कितना गहरा था। उन्हें देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों से नवाजा गया। 1966 में मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1971 में पद्म भूषण और फिर 1979 में साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा सम्मान फेलोशिप भी उनके नाम रहा। जैनेंद्र जी सिर्फ लिख ही नहीं रहे थे, वो साहित्य की दुनिया को बना भी रहे थे, एक संपादक के तौर पर। 1936 में जब मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ तो उन्होंने उनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ मिलकर मशहूर पत्रिका हंस के संपादन की बड़ी जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा उन्होंने साहित्य चयन और विचार वल्लरी जैसे वैचारिक संग्रहों का भी संपादन किया, जिससे हिंदी साहित्य में नए विचारों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिला। और सच पूछिए तो यही जैनेंद्र कुमार की सबसे बड़ी विरासत है।
उन्होंने हमें सिखाया कि कहानियां सिर्फ घटनाओं की नहीं होती, बल्कि किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है उसकी भी होती हैं। तो इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि किसी किरदार की भीतरी दुनिया में झांकने से हमारे कहानी कहने के तरीके आखिर कैसे बदल जाते हैं।